गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है क्रोमोसोम स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोकैरियोट्स। कल हमने बात करी थी क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशन यूकैरियोट्स में, ठीक है। तो आज हमें पढ़ना है प्रोकैरियोट्स में। हमने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में क्या अंतर होता है, जिसमें मेन डिफरेंसेस था न्यूक्लियस को लेकर के, यानी केंद्रक को लेकर के। केंद्रक में किस तरह से यूकैरियोट में स्ट्रक्चर होता है और प्रोकैरियोट में स्ट्रक्चर होता है। कल कुछ बच्चों कह रहे थे कि सर हमें थोड़ा सा हिंदी का मटेरियल भी आप दीजिएगा, तो हम इस चैप्टर में आपको या इस टॉपिक में पहले आपको थोड़ा सा बताते तो सारा हिंदी में ही है, लेकिन फिर भी हमने हिंदी में भी आपको स्टडी मटेरियल इसमें आपको मिलेगा, तो लास्ट तक आप इसको देखिएगा, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं प्रोकैरियोट्स में ऑर्गेनाइजेशन क्रोमोसोम का किस तरह से होता है। अब आप सब जानते हैं कौन कौन होते हैं प्रोकैरियोट्स। बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा, ये सब प्रोकैरियोट्स हैं। तो इन प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस तो होता नहीं है। न्यूक्लियस की जगह पूरा नेकेड डीएनए होता है, जो कहीं कहीं पे कुछ बाइंडिंग प्रोटीन से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। तो हम अब एक एक करके इसमें देखते हैं। देखिए, ये इंट्रोडक्शन आप देखेंगे पहले। प्रोकैरियोट का मतलब क्या होता है? प्रिमिटिव न्यूक्लियस। प्रिमिटिव का मतलब वो होता है जिसमें कि न्यूक्लियस नहीं होता है, यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर जेनेटिक मटेरियल नहीं होता है, बिल्कुल अलग थलग पड़ा हुआ जेनेटिक मटेरियल होता है। सेल इन प्रोकैरियोट हैव नो न्यूक्लियस। जैसा मैंने बताया, प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम इज़ डिस्पर्स्ड विद इन द सेल, यानी कि सेल के अंदर डीएनए पूरा पड़ा हुआ होता है, जिसको हम न्यूक्लियस ना कह करके न्यूक्लियोइड कहते हैं। एंड इज़ नॉट एनक्लोज्ड बाई ए सेपरेट मेम्ब्रेन, यानी न्यूक्लियस मेम्ब्रेन से घिरा हुआ नहीं होता है। Much of the information about the structure of DNA has come from study of prokaryotes because they are less complex। देखिए, कल हमने पढ़ा था यूकैरियोट के अंदर तो बहुत सारे क्रोमोसोम्स होते हैं और बहुत ही ज़्यादा जटिल संरचनाएं होती है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होती है। तो बायोकेमिकल स्टडीज़ और जेनेटिकल स्टडीज़ से ये पता लगा है कि जो प्रोकैरियोट का जेनेटिक मटेरियल होता है वो सिंपल होता है, ठीक है, कंपैरेटिवली किसके? यूकैरियोट के। भाई यूकैरियोट में तो कल हमने देखा था किस तरह से न्यूक्लियोसोम बन रहे हैं। न्यूक्लियोसोम पे हिस्टोन प्रोटीन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन के साथ कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, जबकि प्रोकैरियोट में इस तरह की संरचनाएं नहीं हैं, वो सिंपल फॉर्म में हैं। प्रोकैरियोट्स आर मोनोप्लॉइड्स। मोनोप्लॉइड्स का मतलब एक ही गुणसूत्र, एक ही क्रोमोसोम होता है जो कि सर्कुलर होता है और फोल्डेड होता है। जबकि जैसे हम हमारी बात करें तो हमारे अंदर 46 गुणसूत्र हैं, जबकि प्रोकैरियोट्स में क्या होता है? एक ही होता है और वो हाईली फोल्डेड हो जाता है, ठीक है। तो सिंपलर फॉर्म है, तो हम मोनोप्लॉइड्स हैं। दे नहीं, प्रोकैरियोट्स मोनोप्लॉइड्स हैं, हम नहीं हैं। दे हैव ओनली वन सेट ऑफ जीन, यानी इनके पास जीन का एक ही सेट होता है, वन कॉपी ऑफ जीनोम। In most viruses and prokaryotes, the single set of gene is stored in a single chromosome। और ये सारी की सारी जीन्स हैं जो एक ही क्रोमोसोम के अंदर निहित होती है। बस एक क्रोमोसोम है, उसमें ही ये सारी जीन्स हैं, और जीन्स की संख्या भी बहुत कम होती है इनमें, ठीक है। प्रोकैरियोटिक जीनोम्स आर एग्जेम्प्लीफाइड बाई इकोलाई क्रोमोसोम्स। हम सारी जो स्टडी की है हमने वो किस में करी है? एक बैक्टीरिया है इकोलाई के क्रोमोसोम, उसमें हमने इसका पूरा ऑर्गेनाइजेशन को स्टडी किया है। द बल्क ऑफ डीएनए इन इकोलाई सेल कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल क्लोज्ड सर्कुलर डीएनए, यानी कि जो इकोलाई बैक्टीरिया है उसके अंदर जो क्रोमोसोम है वो एक है, जो पूरी तरह क्लोज है, यानी दोनों एंड, दोनों सिरे उसके बंद है और सर्कुलर है, और जिसकी मॉलिक्यूल की जो लेंथ है 4.6 मिलियन बेस पेयर है। इज इट क्लियर?
द DNA इज़ पैकेज्ड इनटू ए रीजन ऑफ द सेल नॉन एज द न्यूक्लियोइड। और मैं आपको शुरू में ही बता चुका हूँ कि हम उसे क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियस नहीं कहते हैं। क्यों नहीं कहते हैं? क्योंकि उसके ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, हिस्टोन प्रोटीन नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि प्रोटीन ही नहीं है, बट हिस्टोन नहीं है, हिस्टोन की जैसी ही प्रोटीन है। अब देखिएगा, ये पहले आप इसका एक बार ये स्ट्रक्चर को समझिएगा, फिर हम इसके बारे में बात करेंगे। देखिए, ये है पूरा डायग्राम है स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन स्टेट ऑफ द इकोलाई के क्रोमोसोम। जो मैं आपको बता रहा था अभी कि इकोलाई जो बैक्टीरिया है उसके क्रोमोसोम का पूरा स्टडी किया गया है और उसका ही स्ट्रक्चर हम आपको बता रहे हैं। देखिए इसको, इकोलाई में ये सर्कुलर अनफोल्डेड क्रोमोसोम है। ये हम जो दिखा रहे हैं पूरा एक सर्कुलर अनफोल्डेड क्रोमोसोम है, जिसका अगर आप चौड़ाई यानी ब्रेड देखेंगे तो 350 माइक्रोमीटर है। इज़ इट क्लियर? अब क्या होगा कि इस सर्कुलर अनफोल्डेड जो क्रोमोसोम है इसके अंदर फोल्डिंग स्टार्ट हो जाएगी और लूप बन जाएंगे, और इसका साइज़ 350 माइक्रोमीटर से घट करके 30 माइक्रोमीटर पे आ गया है। लेकिन आप देखो इसमें जो ये लूप बन रहे हैं, ये फोल्डिंग्स को आप देखेंगे, ये लूप बन रहे हैं। फोल्डेड क्रोमोसोम एक्चुअली 40 to 50 लूप्स बन गया। देखो हम इसको पूरा आपको बता रहे हैं कि फाइनल स्टेज में तो आपको ये मिलेगा बैक्टीरिया के अंदर, लेकिन इसको पूरे को ओपन करके मैंने आपको पहले ये दिखाया है कि ये ऐसा होगा। फिर इसके अंदर ये लूप्स बनेंगे। अब ये लूप्स को जोड़ा हुआ किसने है, यहाँ देखें आप, आरएनए ने। आरएनए सिंथेसाइज इसमें होता रहता है, तो आरएनए से ये लूप बने हुए हैं, जो कितने हैं, 40 से 50 लूप हैं। और इसका साइज़ देखो 350 माइक्रोमीटर से 30 माइक्रोमीटर पे आ गया है। अब आप ध्यान देंगे, एक लूप को देखो आप, एक लूप के अंदर फिर से सुपर कॉइलिंग स्टार्ट हो रही है, और आप ये देखें, ये सारी सुपर कॉइल्ड फोल्डेड क्रोमोसोम बन गया है, यानी कि क्रोमोसोम और छोटा हो गया है, और अब कितना हो गया है, 2 माइक्रोमीटर पे आ गया है। और ईच लूप, यानी कि हर लूप अपनी सुपर कॉइलिंग इंडिपेंडेंट कर रहा है। ईच लूप इज़ इंडिपेंडेंटली सुपर कॉइल्ड। ये नहीं कि सबका एक साथ हो रहा है, किसी में ज़्यादा भी हो रहा है, किसी में कम भी हो रहा है, तो सुपर कॉइलिंग इसके अंदर हो रही है। इज़ इट क्लियर? अब आपको क्या देखना है कि जो फाइनल स्टेज है इनकी, उसमें आप देखिएगा कभी कभी जो ये आरएनए से लूप बना हुआ था, वो आरएनए का ब्रेक हो जाता है, यानी टूट जाता है, आरएनए कट जाता है, तो ये फोल्डिंग अनफोल्डिंग भी हो जाती है, यानी खुल जाती है। तो इसे हम क्या कह सकते हैं, पार्शियली अनफोल्ड क्रोमोसोम। और इस फॉर्म में भी आप देखेंगे तो इस रूप में भी बैक्टीरिया में अनफोल्डेड स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगी अगर उस सेल में देखेंगे तो। ठीक है, तो पार्शियल आरएनए का डाइजेशन हो गया है, यानी आरएनएज एंजाइम से ये कट जाता है तो ये खुल जाता है लूप। और आप देखें, मैंने कहा कि इंडिपेंडेंटली हर लूप है जो सुपर कॉइलिंग करता है, तो कुछ के अंदर ये सुपर कॉइलिंग नहीं हो पाती है, ये देखिए आप। तो इसे हम क्या कहेंगे, पार्शियली अनकॉइल्ड क्रोमोसोम्स, या जिनमें ये कॉइलिंग नहीं हुई है वो कहलाता है निक्ड डीएनए। तो देखना है कि बैक्टीरिया के अंदर एक ही क्रोमोसोम है, वो किस फॉर्म में आपको दिखाई दे रहा है। आप देखें, ये सर्कुलर था, फिर फोल्डिंग हुई, फिर सुपर कोइलिंग हुई। अब सुपर कोइलिंग के बाद आरएनएज अगर एंजाइम से आरएनए का ये बॉन्डिंग कट जाएगा तो ये अनफोल्ड फॉर्म में भी आपको दिखाई देगा, और कहीं कहीं पे सुपर कोइलिंग नहीं होगी तो ये निक्ड डीएनए भी आपको दिखाई देंगे पार्शियली अनकॉइल्ड स्ट्रक्चर में। तो बात समझ में आई आपको? ये तो था डीएनए इसका क्रोमोसोम के अंदर। अब क्रोमोसोम में ऐसा नहीं है कि इसमें प्रोटीन नहीं है, प्रोटीन इसके अंदर है, बट हिस्टोन नहीं है, पर हिस्टोन की जैसी प्रोटीन है जो आप यहाँ देखिए। डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन्स कौन कौन सी हैं? द मोस्ट अबंडेंट ऑफ दीज आर प्रोटीन HU। सबसे ज़्यादा जो प्रोटीन है वो है HU प्रोटीन है, जो बेसिक टाइप की होती है। बेसिक प्रोटीन है, पॉजिटिवली चार्ज्ड है, जिससे कि नेगेटिवली चार्ज डीएनए के साथ ये जुड़ी होती है। इट इज़ बाइंड डीएनए
नॉन स्पेसिफिकली बाय रैपिंग ऑफ डीएनए, यानी कि डीएनए इस पर लिपटा हुआ होता है लेकिन फिक्स जगह पे नहीं है। जैसे यूकैरियोट में आपने देखा था कि 8 कोर मॉलिक्यूल थे हिस्टोन के, एक H1 बाहर था। तो ऐसा नहीं है कि फिक्स पॉइंट पे ही ये अटैच है। ये क्या करती है, नॉन स्पेसिफिकली लिपटी हुई होती है। और एक दूसरी प्रोटीन है HNS, एक है HU और दूसरी है HNS, फॉर्मली नॉन एज प्रोटीन H1। पहले हम इसको H1 बोलते थे लेकिन वो तो हिस्टोन का पार्ट है, लेकिन ये हिस्टोन नहीं है इसलिए इसका नाम दे दिया HNS। ए मोनोमेरिक न्यूट्रल प्रोटीन विच ऑल्सो बाइंड DNA नॉन स्पेसिफिकली। देखो मैं बार बार कह रहा हूँ कि फिक्स जगह पे नहीं है, अलग अलग जगह पर ये अटैच है। दीज प्रोटीन आर समटाइम नॉन एज हिस्टोन लाइक। देखिए पहले तो हम इन्हें हिस्टोन ही समझते थे, पर ये वास्तव में जब इनकी बायोकेमिकल एनालिसिस किया गया तो ये हिस्टोन की जैसी है पर हिस्टोन नहीं है। एंड हैव द इफ़ेक्ट ऑफ कॉम्पैक्टिंग द डीएनए। लेकिन ये क्या करती हैं कि डीएनए को कॉम्पैक्ट यानी कि पैकेजिंग का काम तो करती ही है। यहाँ मत बोलना। विच इज़ एसेंशियल फॉर द पैकेजिंग ऑफ द डीएनए into the nucleoid and of stabilizing and constraining the supercoiling of the chromosome, जिसकी वजह से क्या होगा, सुपर कॉइलिंग जो अभी मैंने बताई है आपको, ये सुपर कॉइलिंग होने में हेल्प करेंगे। हाफ ऑफ दिस इज़ constrained a permanent wrapping of DNA around protein such as HU. Only about half the supercoiling is unconstrained, यानी कि हाफ कंस्ट्रेंड होगा, कंस्ट्रेंड मीन्स सुपर कोइलिंग क्रिएट करेगा, और हाफ होगा जो अनकंस्ट्रेंड सुपर कोइलिंग होगा, यानी कि आधे पे सुपर कोइलिंग होगी और आधे पे नहीं होगी। आपने देखा है ना, कहीं कहीं पे होता है, कहीं कहीं पे नहीं होता है। RNA पॉलीमरेज एंड mRNA मॉलिक्यूल्स साइट स्पेसिफिक DNA बाइंडिंग प्रोटीन सच एज इंटीग्रेशन होस्ट फैक्टर ए होमोलॉग ऑफ HU विच बाइंड टू स्पेसिफिक DNA सीक्वेंस। अब RNA पॉलीमरेज यानी कि RNA सिंथेसाइज वाली साइट जहाँ होती है, वो जो mRNA बनवाएंगे, साइट स्पेसिफिक जगह से RNA बनना स्टार्ट होगा तो वहाँ पर RNA पॉलीमरेज बाइंडेड दिखाई देगा। और साथ ही इनिशिएशन फैक्टर भी होते हैं IHF एंड होमोलॉग ऑफ HU प्रोटीन की तरह ही और कुछ प्रोटीन्स भी वहाँ बनना स्टार्ट हो जाती है, विच बाइंड टू स्पेसिफिक DNA, और DNA के कुछ फिक्स जो साइट है उनको बाइंड कर देती है, जिससे उसके अंदर क्या बन जाते हैं, लूप भी बन जाते हैं और सुपर कॉइलिंग भी हो जाती है, जो हम यहाँ आपको बता चुके हैं पहले ही। तो ये जितनी भी आप देख रहे हैं कि ये लूपिंग बन रही है, तो ये RNA से बनी हुई है, साथ ही साथ प्रोटीन भी है। अब ये सुपर कॉइलिंग जो कर रही है, ये सब कौन कर रहा है, प्रोटीन कर रहा है। तो बाइंडिंग प्रोटीन है जो कौन कौन सी है, HU और HNS। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ बाइंडिंग नहीं हो रही है, निक DNA बन रहा है यहाँ पर। तो ये था हमारा क्रोमोसोम का ऑर्गेनाइजेशन। अब देखिएगा, मैंने कोशिश किया है और लिया भी है पिक्चर, आपको पूरा हिंदी में भी एक बार बता दें। प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम मैंने बताया आपको जीवाणुओं में, नीलहरित शैवालों में पाया जाता है। इज़ इट क्लियर। इकोलाई का एकल सूत्र, जो मैंने कहा कि इकोलाई जो बैक्टीरिया है उसमें से इसको निकाला और उसकी फिर हमने पूरी स्टडी की है। कितना है, 4.6 मिलियन बेस पेयर इसके अंदर होते हैं। प्रोकैरियोटिक गुणसूत्र में DNA न्यूक्लियोइड, मैंने कहा न्यूक्लियस नहीं होता है, क्या होता है, न्यूक्लियोइड होता है। न्यूक्लियोइड में पहले कितने, 30 से 50 मिलीग्राम प्रति मिली DNA की उच्च मात्रा में उपस्थित रहती है। DNA के साथ ही कुछ प्रोटीन भी गुणसूत्र में मौजूद रहते हैं। अभी मैंने बताया कि DNA के साथ साथ और क्या है, प्रोटीन, जो कौन कौन सी है, HU और HNS। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से जीवाणु के गुणसूत्र के केंद्रीय भाग में प्रोटीन स्थित रहता है। इसके केंद्रीय भाग में प्रोटीन स्थित, यहाँ देखिए स्ट्रक्चर वही पूरा लेंथ इसमें दिखाया हमने आपको, सर्कुलर फॉर्म में है जो गुणसूत्र। इसके अंदर फिर ये लूप बन गए हैं। फिर उसके बाद ये देखिएगा सुपर कॉइलिंग भी हो रही है। तो इतना बड़ा जो गुणसूत्र है वो छोटे से 2 माइक्रोन में ही आ गया है। इज़ इट क्लियर। अब आप देखें,
प्रोटीन में HU प्रोटीन कह रहे हैं हम। HU प्रोटीन डीएनए के बाइंडिंग प्रोटीन कहलाते हैं, जो डीएनए को बांधे रखते हैं। यानी कि इस तरह से इसको बांधे रखने का काम किसका है? HU प्रोटीन का। ये प्रोटीन कोशिका कला से जुड़ा रहता है, और जो आपको पता है न्यूक्लियस मेम्ब्रेन तो होती नहीं है, तो सेल मेम्ब्रेन तो होती है ना प्रोकैरियोट में, तो उसके साथ जुड़ा हुआ होता है। तो ये इधर उधर मूव नहीं कर सकता है, जुड़ा रहता है। जीवाणु के गुणसूत्र की इस परत संरचना में कुछ डोमेन यानी कि ये लूप्स, इन लूप्स को हम कह रहे हैं डोमेन, जो बाद में कैसे हो गए हैं? सुपर कॉइल्ड रहते हैं। तथा कुछ लूपों में कुंडलन अनुपस्थित भी रहता है, जैसे पिछले डायग्राम मैंने बताया कि वहाँ क्या होता है? अनकॉइलिंग हो जाती है, और डीएनए लूप सीधे ही लूप बने रहते हैं। 40 से 50 लूप हैं, फिर सुपर कॉइलिंग इसके अंदर हो रही है। अब डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन। प्रोकैरियोटिक कोशिका में न्यूक्लियोइड के केंद्रक में स्थित प्रोटीन के अलावा उसके चारों ओर 50 से 100 के भी जो डीएनए लूप पुनः डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन से आवृत रहते हैं। यानी कि जो कॉइलिंग है, लूपिंग है, उसके लिए क्या ज़रूरी है? डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन, जो कितने प्रकार की है? 2 प्रकार की है। प्रोटीन HU जो छोटी पॉजिटिवली चार्ज्ड है और डाइमेरिक है। डाइमेरिक यानी कि 2 यूनिट से मिलकर बनी हुई होती है। दूसरी है HNS, ये मोनोमेरिक है, वह न्यूट्रल प्रोटीन है जो मुड़े हुए डीएनए भागों को आवृत करती है, जहाँ भी कॉइलिंग है उसको ढके हुए रखती है। इन्हें हिस्टोन प्रोटीन कहा जाता है। हिस्टोन सम प्रोटीन कहा जाता है। इस तरह प्रोकैरियोटिक गुणसूत्र भी डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन से जुड़े रहते हैं। ऐसा नहीं है कि प्रोकैरियोट में डीएनए होता है, प्रोटीन नहीं होती है। प्रोटीन भी इसके अंदर उपस्थित होती है। प्रोटीन सम, ये गुणसूत्र को न्यूक्लियोइड के अच्छी तरह बांधे रखती है तथा कुंडलित अवस्था में गुणसूत्र को स्थिर रखती है और सुरक्षित रखती है। नहीं तो डीएनए पूरी सेल में घूमता रहेगा इधर उधर, तो ये क्या करती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से भी जुड़ी होने के कारण एक जगह फिक्स रखती है। अब आरएनए पॉलीमरेज, जैसे मैंने अभी बताया था कि भाई उससे डीएनए से क्या बनेगा? mRNA बनेगा, तो उसको जुड़ने के लिए क्या चाहिएगा? आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। तो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होगा। आरएनए तथा विशिष्ट साइट्स के डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन जैसे समाकलित इंटीग्रेशन होस्ट फैक्टर भी होते हैं। प्रोटीन HU का होमोलॉग जो डीएनए की विशिष्ट सीक्वेंस के साथ बनता है तथा डीएनए 140 डिग्री पर मुड़ करके कॉइलिंग करता है। जो कुंडलियाँ दिखाई दे रही है, सुपर कॉइलिंग दिखाई दे रही है, वो 140 डिग्री पर फोल्डिंग होकर के बंधी हुई होती है। तो ये था हमारा प्रोकैरियोट के अंदर क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशन। थैंक यू।